डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। इस लेक्चर में हम और उस पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट, जैसा कि दिस स्लाइड में। अब हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट? एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जो कंपनी के बाहर की सारी चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। जैसे अभी इस वक्त इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि, और सोशल फैक्टर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर हो गए, लीगल फैक्टर हो गए। ये सारे फैक्टर्स किस तरह से बिजनेस एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो वहाँ पर बिज़नेस सही से रन नहीं होगा और वहाँ पर बिज़नेस एक्टिविटी सही नहीं हो सकती। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यमन और सीरिया, यहाँ पर ये पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, वहाँ सिविल वॉर्स हो रहे हैं। तो वहाँ पर बिज़नेस को रन करने के लिए, बिज़नेस को चलाने के लिए, कंपनी को सेट करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड डिफरेंट स्ट्रैटजीज़ होनी चाहिए। तो हमें किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए वहाँ की पॉलिसी, वहाँ की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझना होता है। इसी तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि आ, अभी कुछ वक्त पहले आप लोगों ने सुना होगा कैटरीना, एक तूफ़ान था, समुद्री तूफ़ान, इंडिया में 2004 में आने वाला था, सुनामी। इसी तरह बहुत सारे इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड्स और इन्वायरमेंटल बहुत सारी ऐसे क्लैमिटीज़ हुई हैं जिनसे पूरी कंट्री का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। जो बिज़नेस यूजुअल चल रहे थे वो उसमें उस इन्वायरमेंटल क्लैमिटी और नेचुरल क्लैमिटी के वक्त में नहीं चल सकते। तो इसलिए हमें इसको भी समझना ज़रूरी होता है। इसी तरह होता है सोशल, कि वहाँ के सोशल वैल्यूज़ क्या हैं। जैसे कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पर लोगों के जो डिसीज़न होते हैं वो कलेक्टिविस्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वहाँ जो लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, जो बेचते हैं, वो ज़्यादातर लोगों की पसंद को प्रेफर करते हैं। हर आदमी कोई चीज़ ख़रीदता है तो वही सोचता है कि लोग देखेंगे तो सही कहेंगे या गलत कहेंगे। अगर उसको लगता है कि हाँ सोशली इसको अप्रिशिएट किया जाता है, इसलिए एक थ्योरी दी थी एक साइकोलॉजिस्ट ने, आइजैक एचजेन, 1991 में। उसने ये कहा कि सोशल नॉर्म्स होते हैं कि अगर हम जैसे कोई चीज़ करने जा रहे हैं, तो कोई बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है, एडमिशन ले रहा है, तो ये सोचता है कि मैं इस कोर्स में एडमिशन ले, मेरे माँ बाप इसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे। तो इंडिया में स्पेशली, इंडिया इज़ ए कलेक्टिविस्ट कल्चरल इकोनॉमी कंट्री। यहाँ पर लोगों के जो डिसीज़न होते हैं, लोगों के जो किसी चीज़ को ख़रीदने का, किसी चीज़ को, जैसे यहाँ पर लोग ख़रीदने, गाड़ी ख़रीदें तो कहेंगे हाँ सोशली इसको अच्छा माना जाएगा तो उसको ख़रीदेंगे। और कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो कलेक्ट, जहाँ इंडिविजुअलिस्टिक होता है, जैसे कि यूरोपियन बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। वहाँ पर लोग खुद ही अपना डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे इंजीनियरिंग पढ़ना है, मुझे मेडिकल पढ़ना है, मुझे आर्ट्स पढ़ना है, मुझे लिटरेचर पढ़ना है। तो यहाँ पर बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप इंजीनियरिंग पढ़िए, मेडिकल पढ़िए, क्योंकि यहाँ, और बच्चे उसको करते हैं, उसके लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं, जिसमें से कुछ कामयाब भी होते हैं, कुछ नाकाम होते हैं। उसकी वजह क्या होती है ऐसे डिसीज़न की? उसकी वजह कि यहाँ की सोसाइटी का बहुत असर होता है हर काम में। तो इसी तरह जो बिज़नेस होते हैं वहाँ पर ये चीज़ हर बिजनेसमैन को ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि यहाँ के लोगों की सोसाइटी कैसी है, इंडिविजुअलिस्टिक है, कलेक्टिविस्ट है, और इसी तरह से बहुत सारे फीचर्स होते हैं किसी सोसाइटी को, उसको समझना। फिर इसकी डिटेल में आपको
पेस्टल फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। ये मैंने इस सोर्स से लिया है, प्रोफेशनल एकेडमी नाम का एक सोर्स है। इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल। पेस्टल, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर इट। अगर पेस्टल है तो याद करना आप लोगों को आसान होगा कि पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर एनवायरमेंटल, एल फॉर लीगल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इन्वायरमेंटल, सोशल बता दिया, टेक्नोलॉजिकल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, जैसे कि आज से बहुत साल पहले मुझे याद है अपने बचपन में कि बहुत सारे पीसीओज होते थे, पब्लिक कॉल ऑफिस, जहाँ से हमें कोई कॉल करनी होती तो वहाँ जाते थे। हमें सबके घर पे टेलीफोन नहीं होते थे, और अगर हमें कुछ किसी चीज़ को भेजना है तो हम फैक्स के ज़रिए से करते थे। तो लोगों ने पीसीओ लगा रखे थे, जिनके पीसीओ थे और वो बहुत पैसा कमाते थे। अब टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ तो लोगों ने पीसीओ ख़त्म कर करके साइबर कैफ़े शुरू करे। अब धीरे धीरे साइबर कैफ़े भी ख़त्म हो गया। पहले एक ज़माना था, आज से 10-12 साल पहले हर जगह साइबर कैफ़े खुल रहे थे। लोग साइबर कैफ़े के बिज़नेस को बहुत ज़्यादा अच्छा मान रहे थे और उसके ऊपर खूब पैसा कमा रहे थे। मगर एक टाइम आया कि वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो इसकी क्या वजह रही कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए। अब हर आदमी के पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है, हर आदमी के पास इंटरनेट एक्सेस है। तो अभी रिसेंटली जो चीज़ सबसे ज़्यादा कम हुई है, वो लोग जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरवाते थे, हर एप्लीकेशन फ़ॉर्म के एडमिशन की, कोर्स की 50 रुपये 100 रुपये लेते थे। अब हर आदमी खुद फॉर्म भर रहा है। मुझे याद है कि जब मुझे पासपोर्ट बनवाना था तो हाँ, मैंने कई बार पूछा तो कहा 5,000 रुपये लगेंगे, फॉर्म भरना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं कहता था अरे भाई साहब इतने ज़्यादा पैसे। तो फिर आ, मैंने उससे कहा कि ठीक है, बाद में बात करते हैं। मेरे रूम पार्टनर से बात करी, रूम पार्टनर मेरा खुद बैठकर ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और सिर्फ 1,500 का खर्च हुआ, हमारा पासपोर्ट बन गया। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हर एक के पास टेक्नोलॉजी एक्सेस होगी, तो हमें अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। फिर जो छठी चीज़ है वो लीगल 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 जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो लॉज होते हैं, ऑर्डर होते हैं, उनको हर बिज़नेस को फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे कि बिहार में और गुजरात में शराब पर पाबंदी है, तो यहाँ पर शराब नहीं बेची सकती। कोई सोचे मेरा बहुत अच्छा आइडिया, मैं बिहार में शराब बेचूँ या गुजरात में, तो वो लीगली बैंड। इसी तरह से इकोनॉमिक, जब इस वक्त इंडिया की इकॉनमी डाउन हो रही है और पूरे वर्ल्ड पे इकॉनमी की पर असर है, तो उस वक्त किस तरह के बिज़नेस चलते हैं, इस चीज़ को समझना है। हमारे बिज़नेस की इस वक्त क्या ज़रूरत है। इकॉनमी अगर हमारी स्लो है या इकॉनमी बूम पर है, ये इकॉनमी मॉडरेट लेवल पे है, हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, ग्रोथ है इकॉनमी, तो हमारे बिज़नेस किस तरह के बिज़नेस चलेंगे और किस हमारी क्या स्ट्रेटजीज होती है वो अलग होती है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी होता है। फिर इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने बताया था कि दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जो कंपनीज के अंदर से रिलेटेड चीज़ होती है। वैल्यू सिस्टम वो होता है कि वैल्यू सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो वो सारी चीज़ें वैल्यू सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की वो सारी चीज़ होते हैं, यानी जो एथिकल बिलीव्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करते हैं। और ये भी जो वैल्यू सिस्टम होता है वो ये भी डिटरमिन करता है कि उसका जो बिहेवियर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसके एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर के साथ और सोसाइटी के साथ क्या होगा। और कुछ जैसे कि कुछ कंपनीज होंगी वैल्यू सिस्टम, वो बहुत सारे बिजनेस प्रॉफिटेबल भी होंगे, मगर उनको लगेगा कि उनको वैल्यू ये है कि हमें सोसाइटी को, हमारे बिज़नेस से, हमारे और किसी भी बिज़नेस एक्टिविटी से किसी भी सोसाइटी को या किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से वो ऐसे बिज़नेस को रिफ्यूज़ करती हैं जो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। जैसे कि बहुत सी कंपनी जो है लिकर प्रोड्यूस नहीं करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मॉरली रॉन्ग होगा और ये हेल्थ के लिए नुकसान होगा। तो ये वैल्यू सिस्टम ये होता है कि
कि हमारा एथिकल बिलीव्स क्या क्या हैं। फिर मिशन और ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी कंपनीज के सक्सेस और फेलियर उसके मिशन और ऑब्जेक्टिव्स पे। जिस कंपनी के मिशन और ऑब्जेक्टिव्स की जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होती है, जिस तरह से हम लोग अक्सर जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो कभी भी अपने करियर मिशन सेट नहीं करते हैं, वो कभी अपने करियर के ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करते हैं। इसलिए वो कभी अपने फुल पोटेंशियल को नहीं पहुंच पाते हैं। वो कभी सोचते ही नहीं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करना है। वो एक कोर्स डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मैंने बीकॉम कर लिया, अब जो है मैं एमकॉम कर लूँगा, फिर इसी तरह से और जो कोई मौका मिलेगा कोर्स कर। नहीं, जो भी स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एक मैनेजर बनना है, मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है, एक आईएएस ऑफिसर बनना है। तो जो अपना मिशन बना लेते हैं, फिर उसी एतबार से ऑब्जेक्टिव, उसी के हिसाब से ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, वो लोग अपने बिजनेस में बहुत कामयाब, वो लोग अपनी करियर में बहुत कामयाब होते हैं। इसी तरह जो बिज़नेस होता है, जब बिज़नेस अपना मिशन बनाता है कि मुझे मुझे अपने कंपनी को इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी बनाना है, और जैसे कि कोई शू मेकर है, शू की कंपनी है, या किसी को मोबाइल कंपनी है, वो ये जब मिशन बनाती है कि मुझे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना है शू में, या इसी तरह से मेडिसिन में, या और कंप्यूटर में, या मोबाइल फ़ोन में। तो जब उसने बना लिया तो उसके हिसाब से उसे हर उसके 5 साल के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, गोल क्या होंगे, इन सारी चीज़ को डिसाइड करना होता है। फिर तीसरी चीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा कि हमने किस तरह से, हमारे में अथॉरिटी का डेलीगेशन किस तरह से है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ और अथॉरिटीज़ को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारी कंपनी में। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो कंपनी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह कॉर्पोरेट कल्चर, यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, वर्क कल्चर। अगर किसी कंपनी में कोऑपरेटिव नहीं है, एक किताब में पढ़ रहा था स्टीफन कुवे, उसका किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसमें, और ये बुक करोड़ों कॉपी इस बुक की बिकी थी, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। जैसे मैं फिर से नाम लेता हूँ, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कुवे। ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा इसको पढ़ेगा उसको बहुत, यानी जो इफ़ेक्टिव लोग हुए हैं पूरी दुनिया में, उनकी कॉमन हैबिट्स क्या क्या है सर। तो उसमें उसने एक एग्जांपल दिया कि एक कंपनी की परफॉर्मेंस गिरती चली जा रही थी। क्यों? कि वहाँ पर कोऑपरेट नहीं करते थे, हर एक दूसरे कम्पीट करते थे। तो अगर कंपनी में लोग एक दूसरे से अगर कंपनी में तो ये कॉर्पोरेट कल्चर में का मतलब ये कि वहाँ पर लोगों को काम करने का तरीका क्या है। जैसे आप देखिए, मैं हमेशा से पूछता है, हमारे एक टीचर थे जो उन्होंने यूएस से पोस्ट डॉक्टरेट किया थे। मैंने पूछा कि सर आपको यहाँ का और वहाँ में क्या फ़र्क महसूस हुआ। कह लें सिर्फ वहाँ कल्चर का डिफरेंस है, कि वहाँ पर हर आदमी टाइम पर 8 बजे, अगर वो 80 साल का 80 साल का एक बूढ़ा टीचर है, प्रोफेसर है, वो भी 8 बजे ऑफिस में होगा, डिपार्टमेंट में होगा, और एक नौजवान है 18 साल का, वो भी होगा। तो और हर आदमी का कल्चर है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकलूँ। और हमारे वहाँ ये कि हम ज़्यादा मेहनत करने को पसंद नहीं करते, हम चाहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत कर लें फिर आराम करें, यार इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा। और वहाँ ये कल्चर था कि हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहता था, और कहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके सबसे आगे निकलूँ। तो उन्हें कल्चर, एक तो सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन का, और उसी तरह से हार्ड वर्क का कल्चर। तो वर्क कल्चर जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में, जिस बिज़नेस में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इंस्टीट्यूट में होता है हार्ड वर्क कल्चर, वहाँ पर वो इंस्टीट्यूट, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी सबसे ज़्यादा तरक्की करती है, सबसे ज़्यादा सक्सेस होती है उसकी, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होती है। जैसे कि आईआईटीज़ का जो वर्क कल्चर है वो बहुत ज़्यादा है, कि उन्हें वो, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक सीनियर, उनका पीएचडी में एडमिशन हुआ आईआईटी दिल्ली में। तो उन्होंने पूछा, उनके सुपरवाइज़र ने कहा कि बेटा तुम हफ्ते में 90 घंटे काम कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा।
कहा कि अच्छा बहुत कम। फिर उन्होंने जब 90 घंटे जोड़ा तो बताया कि रोज़ाना उनको तकरीबन 15 घंटे काम करने पड़े। तो वर्क कल्चर होता है। फिर उसे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, किसी भी कंपनी के मिशन, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा भी हो, अगर उसके पास अच्छी क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स नहीं, यानी वहाँ के एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं, तो वो काम नहीं कर सकता। अगर वहाँ उनके अंदर स्किल्स नहीं है, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो अच्छा काम ही नहीं कर सकते। इसी तरह से लेबर यूनियंस है। अगर हमारे लेबर यूनियंस कोऑपरेटिव हैं, उनका पर्पस सोशल एक्टिविटीज़ और जो है कोऑपरेशन और जो है लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन है, तो वो लेबर यूनियन बेनिफिशियल होते हैं और उससे कंपनी के फ़ायदा होता है और कंपनी में एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है जिससे कंपनी की सक्सेस परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाती है। तो इसी तरह से फिजिकल रिसोर्स और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर किसी कंपनी में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जैसे कि कोई शुगर फैक्ट्री है, तो अगर वहाँ पर वहाँ का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है या फिज़िकल रिसोर्सेज सही नहीं है, और कंपनी हर वक्त जब देखो ख़राब हो जा रही है और बंद हो जा रही है, तो ऐसी कंपनी तो कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। उससे कितना लॉस होगा कंपनी का। तो ये कुछ पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और हम अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आप लोगों को ब्रीफ करना चाहता हूँ कि बिज़नेस इन्वायरमेंट इन टोटलिटी ये होता है कि वो सारे फैक्टर्स जो कंपनी के बिजनेस कंपनी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, और जो कंपनी का ओनर होता है या मैनेजर होता है या किसी बिज़नेस का ओनर होता है, कंपनी या बिज़नेस के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, कंपनीज भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है। तो कोई किसी भी फॉर्म में जो डिसीज़न मेकर होते हैं, वो जो डिसीज़न लेते हैं, उनको किन चीज़ों को सामने रखकर डिसीज़न लेना चाहिए। तो उनमें सबसे पहली चीज़ है, एक तो इन्वायरमेंट को, बिजनेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें सप्लायर्स को, कस्टमर्स को, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज को और कंपटीटर्स को, ये एक्सटर्नल हैं जो माइक्रो लेवल के होते हैं। और जो एक्सटर्नल मैक्रो लेवल के होते हैं जिसमें पेस्टल कहते हैं। पेस्टल यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल, इन सारे फैक्टर्स को सामने रखकर डिसीजन लेने चाहिए। फिर इसी तरह से जो इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर हैं, वैल्यू सिस्टम हो गए कि वहाँ के एथिकल बिलीव्स क्या हैं और वहाँ का वर्क, और इसी तरह से उनका कंपनीज का मिशन, ऑब्जेक्टिव्स की कितनी क्लैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा अच्छा है, और वहाँ वर्क कल्चर कैसा है, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, कॉपरेशन का है और हार्ड वर्क का है। इसी तरह क्वालिटी ऑफ यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉई हैं, वो कितना स्किल्ड हैं, कितना कॉम्पिटेंट हैं। इसी तरह लेबर यूनियन कितना कोऑपरेटिव है, प्रोडक्टिव है, और जो हमारा जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं वो कितना रोबस्ट हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ कितनी ज़बरदस्त हैं। ये सारी चीज़ें बिज़नेस ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं, और इसलिए डिसीजन मेकर जो होते हैं उनको इन सारी चीज़ों को सामने रख कर डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू, एंड विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम।